बेटा आपने अलग अलग रजिस्टर की जो अपोजिशन होती है करंट में वो होती है रेजिस्टेंस। इस तरह जो कैपेसिटर अपोजिशन ऑफर कर रहा तो उसे हम कहते हैं जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस तरह इंडक्टर की जो होती है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। लेकिन अगर ये तीनों हम सर्किट किसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक सर्किट है जिसमें हमारे पास इंडक्टर भी है, रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा ना, ठीक है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस है, तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा उसे हम कहते हैं जी इम्पीडेंस। और वो इक्वल होता है हमारे पास जी इक्वल है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है वोल्टेज की और करंट की, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी। ये आपने याद रखना है। उससे आगे हमारे पास है एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आपने एसी थ्रो रजिस्टर पढ़ा है, एसी थ्रो कैपेसिटर पढ़ा है और एसी थ्रो इंडक्टर पढ़ा है। सिर्फ आपने एक रजिस्टर यूज किया, सिर्फ कैपेसिटर यूज किया और इंडक्टर यूज किया। अब हम रजिस्टर और कैपेसिटर को मिला के यूज कर रहे हैं, तो एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, कि एक हमारे पास सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज में अटैच हैं और उन्हें हमने वोल्टेज सोर्स से अटैच किया है। कंसीडर a resistance R and capacitor C connected in series to a source of alternating voltage as shown in figure. So when an alternating voltage is applied, then the same current IRMS would flow through each of them because R and C are in series. कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज में हैं और आप जानते हैं कि जो सीरीज सर्किट है उसमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो रहे होते हैं, और जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट डिवाइड हो रहा होता है। तो जितना करंट कैपेसिटर में से पास होगा उतना ही करंट रजिस्टर में से पास होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में अटैच है। और रजिस्टर के लिए जो फार्मूला है V इक्वल होता है आई आर के, और कैपेसिटर के लिए फार्मूला हमारे पास है जी V इक्वल है आई एक्स सी। आई इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की और जो एक्स सी है ये रिएक्टेंस है। और जब आपने पढ़ा था एसी थ्रो रजिस्टर, तो उसमें आपने पढ़ा था कि रजिस्टर में करंट और जो वोल्टेज होते हैं वो इन फेज होते हैं। करंट और वोल्टेज इन फेज है, यानी उनकी मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही होती हैं वो सेम टाइम पे आती हैं, कि जब करंट मिनिमम है उस टाइम पे वोल्टेज भी मिनिमम होंगे, जब करंट मैक्सिमम है उस टाइम पे वोल्टेज भी मैक्सिमम होंगे। तो वो एक ही लाइन में हमने ड्रा किया जी वी और आई, के करंट और वोल्टेज को हमने एक ही लाइन से शो किया है। और जो कैपेसिटर में आपने पढ़ा था, कैपेसिटर में जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा होता है। ठीक है, करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है और करंट 90 डिग्री वोल्टेज से आगे होता है। तो वोल्टेज को हम वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन से शो कर रहे हैं और जो करंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अगर हम रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को अलग अलग देखें तो ये लाइन हमारे पास करंट की है और कैपेसिटर के वोल्टेज की है, रजिस्टर के वोल्टेज की, और ये लाइन हमारे पास कैपेसिटर के वोल्टेज की है। तो हम इस लाइन को इधर ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो हमारे पास इक्वल वेक्टर होते हैं। ये हमारे पास बनेगा वी आर और ये हमारे पास बन जाएगी वी सी। तो वेक्टर एडिशन के लिए जो हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है, तो पहला वेक्टर है दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से मिलाएं, और जो पहला वेक्टर है उसको पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दें, तो ये जो वेक्टर हमारे पास बनेगा ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इस केस में वी आर पहला वेक्टर है, वी सी दूसरा वेक्टर है, और ये हमारे पास तीसरा वेक्टर बन रहा है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं। तो यानी जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। एज वी आर एम एस एंड आई आर एम एस आर इन फेज in case of resistor, while for capacitor the voltage lags the current by 90 डिग्री। के रजिस्टर में वोल्टेज और करंट सेम रहता है, कैपेसिटर में 90 डिग्री से लीड करता है करंट।
So the line representing IXC is drawn at right angle to the current line as shown in figure. तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारे पास आएंगे V इक्वल आ जाएगा VR² प्लस VC²। VR हमारे पास इक्वल है IR के और VC हमारे पास इक्वल है IX के। तो IR का स्क्वायर प्लस IXC का स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा R² प्लस XC²। X इक्वल है 1/ओमेगा c, तो R² प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो IRMS² को कॉमन लें तो ये बनेगा V इक्वल है I इंटू R² प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर अंडर रूट। जी बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये हेड टू टेल रूल कैसे लगा पता चल गया ना? तो उससे आगे हमारे पास है जी इम्पीडेंस फाइंड करनी है वोल्टेज ओवर करंट। तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दें, I इंटू R² प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर अंडर रूट ओवर I। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा R² प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई इम्पीडेंस। बेटा अगर हम सिर्फ रजिस्टर का केस देखें तो उसमें जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है ये इन फेज है, उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कैपेसिटर को देखें तो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। लेकिन इस केस में अब हमारे पास कंबाइन है, ठीक है। अब कंबाइन इफेक्ट देखना हमने कि अब वो जो वोल्टेज है करंट को कितने डिग्री से लीड कर रही हैं या लैग कर रही हैं, ठीक है। अगर अलग अलग देखें तो एक रजिस्टर के केस में इन फेज है, कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री से वोल्टेज लैग कर रहा है करंट को। लेकिन कंबाइन इफेक्ट होगा तो ये लाइन बन रही है, तो इसका हमने एंगल फाइंड करना है कि कितने डिग्री से कितने एंगल से जो हमारे पास वोल्टेज है वो आरसी सर्किट में लैग करेगा। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में ये हमारे पास वी आर है, ये वी सी है और ये हमारे पास वी आर एम एस है। और ये एंगल हमारे पास बन रहा है जी थीटा। तो थीटा के साथ होती है बेस, थीटा के सामने होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और 90 के सामने जी हाइपोटेन्यूज। तो टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास वी सी है और जो बेस है हमारे पास वो है जी वी आर। तो टेन थीटा आ गया वी सी ओवर वी आर। वी सी हमारे पास इक्वल है आई ओवर ओमेगा सी और आर इक्वल है जी आई आर के। आई सी आई कैंसिल, तो टेन थीटा आ गया 1/ओमेगा सी आर और थीटा आ गया tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। तो वी कैन फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट बाय द वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये थीटा एंगल है जिस एंगल से जो वोल्टेज है ये आरसी सीरीज सर्किट में करंट को लैग कर रहा है। इसी तरह हम अब इम्पीडेंस का देख रहे हैं जी, इम्पीडेंस का एंगल क्या बन रहा है। अब्बास बेटा आज क्लास में कैसे आना हुआ? दिल का आ रहा था शायद इधर। अच्छा जी, आज कैसे दिल कर रहा है आपका क्लास लेने का? वी कैन फाइंड आपकी याद आ रही थी सर, बड़ी बात है। तो हमने कहा चलो चलते पहले क्लास क्यों नहीं लेते? हैं। शायद ही वैसे तो हमने इम्पीडेंस का एंगल फाइंड करना है। जो आर है हमारे पास वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जो एक्स सी है ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। इसको हम इधर ड्रा करें सेम वैसे ही, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। ये हमारे पास आर है, ये एक्स सी है और ये जी है। ये एंगल हमारे पास बन रहा है जी थीटा। थीटा के सामने है परपेंडिकुलर और थीटा के साथ है जी बेस।
तो टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास है जी एक्स सी और बेस हमारे पास है जी आर, तो टेन थीटा आ जाएगा एक्स सी ओवर आर। ठीक है, टेन थीटा आ गया एक्स सी ओवर आर। एक्स सी हमारे पास इक्वल है वन ओवर ओमेगा सी के, तो टेन थीटा आ जाएगा वन ओवर ओमेगा सी आर। तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स वन ओवर ओमेगा सी आर। तो ये एंगल है जिससे जो इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा बना रही है, और वो आप फाइंड कर सकते हैं टेन इनवर्स वन ओवर ओमेगा सी आर से। ये बड़ा यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो उससे आगे हमारे पास है जी आर एल सीरीज सर्किट। पहले जैसे हमारे पास आर सी सीरीज सर्किट है, इस तरह अब हमारे पास आर एल सीरीज सर्किट है। इसमें हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में अटैच है, और उन्हें हमने लॉन्ग जी लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ जी लॉन्ग क्वेश्चन है, और उन्हें हमने वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है। फिर अगर हम सिंपल रजिस्टर को देखें, तो रजिस्टर में वोल्टेज और जो करंट है वो इन फेज होते हैं, और जो इंडक्टर में है वो वोल्टेज 90 डिग्री से करंट को लीड कर रहा होता है। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। ठीक है, तो रजिस्टर के लिए हमने वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में ड्रा कर दिए, वी इक्वल आई आर की। और इंडक्टर के लिए वी एल हमारे पास इक्वल है जी आई इंटू एक्स एल। करंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा और जो वोल्टेज है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होंगे। इसको हम इधर ड्रा कर दें, ये हमारे पास बन गया वी आर, ये हमारे पास बन जाएगा वी एल। ये हमारे पास पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड से मिला दिया, और पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिलाने वाला जो वेक्टर है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारे पास वी आर एम एस है, वो इक्वल आ जाएंगे वी आर स्केयर प्लस वी एल स्केयर के। और वी आर इक्वल होता है आई आर के, आई आर स्केयर प्लस, और वी एल इक्वल है आई एक्स एल के। ठीक है, इंडक्टर के केस में तो आई आर स्केयर प्लस आई एक्स एल स्केयर। तो आई कॉमन ले लें तो आई आई स्केयर इंटू आर स्केयर प्लस ओमेगा एल स्केयर आ जाएगा अंडर रूट के। तो आई स्केयर अंडर रूट से कॉमन लें तो आई इंटू आर स्केयर प्लस ओमेगा एल स्केयर आ जाएगा। तो इम्पीडेंस हमारे पास होती है वोल्टेज ओवर करंट। तो वोल्टेज है जी आई इंटू आर स्केयर प्लस ओमेगा एल स्केयर डिवाइडेड बाय आई। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो इम्पीडेंस हमारे पास आ गई आर स्केयर प्लस ओमेगा एल स्केयर। अब हमने कंबाइन इफेक्ट आ रहा है जो थीटा पे, वो हमने कैलकुलेट करना है कि अगर हम सिंपल रजिस्टर देखें तो थीटा 0 बन रहा है वी और आई के दरमियान। सिर्फ इंडक्टर देखें तो थीटा 90 डिग्री है वी और आई के दरमियान। तो कंबाइन इफेक्ट वही ट्राइंगल से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास जी वी एल है, ये हमारे पास वी आर है, और ये हमारे पास वी रिजल्टेंट है। वो हमने फाइंड कर लिया। और थीटा आ जाएगा हमारे पास ये tan इनवर्स। सर कौन सा भी एल है कौन सा भी आर है? ये हमारे पास वी आर है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है।
और ये हमारे पास वी एल था ना, इसको हमने इधर ड्रा किया, ये हमारे पास वी एल है, समझे? यस सर। सर रिजल्टेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, ये हमारे पास जी वी आर है, ये हमारे पास वी एल है, और ये हमारे पास जी रिजल्टेंट है। आर रेजिस्टेंस के लिए हाँ जी, यानी रजिस्टर के जो वोल्टेज हैं, लेकिन ये वी एल आर, के लिए। रजिस्टर के जो वोल्टेज हैं वो वी आर हैं, इंडक्टर के जो वोल्टेज हैं वो वी एल हैं, ठीक है? और जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसे हमने वी आर एम एस लिखा हुआ है, और ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है? जैसे कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए हम वी सी लिखते हैं ना, इंडक्टर के वोल्टेज के लिए हम वी एल लिखते हैं, क्योंकि इंडक्टर को हम एल से शो करते हैं, उसकी जो इंडक्टेंस है उसे हम एल से लिखते हैं। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस, और ये हमारे पास है जी हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है वी एल, बेस है वी आर, तो टेन थीटा आ जाएगा वी एल ओवर वी आर। वी एल इक्वल है जी आई ओमेगा एल के, तो आई ओमेगा एल ओवर वी इक्वल है जी आई आर के, तो आई से आई कैंसिल, तो थीटा आ गया टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। तो ये जी एंगल है जिस एंगल से वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है इन आर एल सीरीज सर्किट में। इसी तरह हम इम्पीडेंस का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर है, ये हमारे पास जी एक्सएल है, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है वही हमारे पास एक्सएल की डायरेक्शन है, तो इसको इधर ड्रा कर दें तो ये भी हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगी। ये हमारे पास बनेगा जी एक्सएल, ये आर है और ये जी है। एंगल हमने फाइंड करना है, तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर एक्सएल है और बेस हमारे पास है जी आर, तो टेन थीटा आ जाएगा एक्सएल ओवर आर, टेन थीटा आ जाएगा ओमेगा एल ओवर आर, तो थीटा आ गया टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। तो ये हमारे पास थीटा एंगल है जो कि इम्पीडेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रही है। ये बेटा क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। बेटा ये भी कौन आया क्लास में? बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ आई, पूछ लें, मैं एक दफ़ा दोनों रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कि जी हमारे पास है जी आर सी सीरीज सर्किट, तो हमारे पास सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज में अटैच है, और उसे हमने वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो रजिस्टर के वोल्टेज वी आर इक्वल होंगे आई आर के, और कैपेसिटर के वोल्टेज वी सी इक्वल हैं आई एक्स सी के, तो आई और ओमेगा सी बनता है। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज है, ठीक है, वी आर एम है, तो वो इक्वल आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर के, ठीक है, इस डायग्राम से। क्योंकि रजिस्टर के केस में जब वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री से लैग कर रहा होता है। कंबाइन जो वोल्टेज आएंगे वो वेक्टर एडिशन से आएंगे, कि पहला वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, दूसरे की टेल को पहले के हेड से मिलाना है और पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिला दें तो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास वी आ गया, वहां से हमने जी निकालनी वी ओवर आई से, उसके बाद हमें थीटा फाइंड करना है। ये हमारे पास है जी वी सी, और ये हमारे पास है जी वी आर, और ये एंगल है जी थीटा, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर वी सी है, बेस वी आर है, तो टेन थीटा आ जाएगा वी सी ओवर वी आर, तो वहाँ से थीटा आ गया टेन इनवर्स वन ओवर ओमेगा सी आर। तो इस तरह इंपीडेंस का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। जो आर है हमारे पास वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स सी हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो ट्राई एंगल ही बन रही है। एक्स सी परपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास आर है, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो इम्पीडेंस एंगल बनाएगी वो आ जाएगा टेन इनवर्स वन ओवर ओमेगा सी आर। अब हमारे पास एक इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में अटैच है। सिंपल रजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होता है, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करते हैं। तो कंबाइन फैक्ट हमारे पास वेक्टर एडिशन से ही आएगा, v इक्वल है वी आर स्क्र प्लस वी एल स्क्र, तो वहाँ से हमारे पास आ गया v इक्वल है आई इंटू आर स्क्र प्लस ओमेगा एल स्क्र,
इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। और एंगल फाइंड करना है हमने कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, इफेक्टिव वैल्यू है वोल्टेज की, वो कितना एंगल बना रही है करंट के साथ, करंट को कितने डिग्री से लीड कर रही है। तो वो हम ट्राइंगल बना के फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास है जी वी एल, ये हमारे पास वी आर है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस वी एल ओवर वी आर, तो थीटा आ गया टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। इधर हम इम्पीडेंस का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सएल है, ये हमारे पास आर है। तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी एक्सएल ओवर आर। तो वहाँ से हमारे पास थीटा आ गया टेन इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। तो बेटा ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह आपने तैयार कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात की आपको समझ ना आई हो, आप पूछ सकते हैं।